सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है एंड एक्चुअली पूछा जाए या देखा जाए तो सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ टू रिवाइज द होल सिलेबस बिफोर नीट एग्ज़ाम जस्ट इन 4 to 5 डेज़। तो 4 से 5 दिन के अंदर हम कैसे अपने 96 to 97 चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लें। सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है एंड एक्चुअली पूछा जाए या देखा जाए तो सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये। और एक और चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है कि अगर आप ऐसा कर लेते हो 5 दिन में आप पूरा सिलेबस अपना रिवाइज़ कर लेते हो, तो जब आप नीट के एग्ज़ाम में बैठते हो ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हो कि आपने अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर लिया एक बार एंड नाउ यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट। आप जो भी चीज़ रिकॉल करना चाहोगे आपको टाइम पे रिकॉल हो जाएंगी एंड ऐसा होता भी है कि वो चीज़ें हम टाइम पे रिकॉल कर लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट बताऊंगी मैं जिसके थ्रू मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने लास्ट के 5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करा था और आप भी वैसा कर सकते हो। याद रखना, जो चैप्टर्स पढ़े हैं यार सिर्फ उनको रिवाइज़ करना, नए चैप्टर्स के पीछे मत भागना, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी अपने यही बताया था एंड इसमें भी मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हें करना है, एनसीईआरटी कवर करनी है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या चीज़ें तुम्हें कवर करनी है। तो एनसीईआरटी में बायो की एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, इन केस तुमने पढ़ी हुई है तो, और नहीं भी पढ़ी हुई है तो ऊपर से कुछ तो देखा होगा कभी, वो चीज़ रिवाइज कर लेना। बायो में पूरी एनसीईआरटी के जो तुमने हाईलाइटेड, अब एक एक वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी के जो लाइंस तुमने हाईलाइट कर रखी हैं, फ्री स्पेसेस में जो लिख रखा है वो चीज़ें रिवाइज करना। जैसे कि आई विल शो यू, ये एनसीईआरटी है मेरी। तो यहाँ पे जैसे मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं। पूरी एनसीईआरटी अगर रंगी हुई है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो अब जब मैं इसे रिवाइज़ करूँगी तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है, जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, मैं सिर्फ उन्हें पढ़ूँगी। साथ में फ्री स्पेसेस में जो कुछ लिखा हुआ है उनको मैं देख के जाऊँगी। और बायो के लिए एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो बायो की एनसीईआरटी है ना, उसका आप एक भी डायग्राम नहीं छोड़ के जाना, पूरा डायग्राम पढ़ना है। डायग्राम के साथ में जो उसमें पीछे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायग्राम के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसको ध्यान से पढ़ना। स्पेशली इकोलॉजी चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड एनसीईआरटी के एंड में सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया हुआ होता है एंड यू वोंट बिलीव, ये मुझे अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता चला था। ये रहा वो सप्लीमेंट्री मटेरियल। तो मैंने इसे पढ़ लिया था, इसमें से क्वेश्चंस भी फंसे थे एग्ज़ाम में। थैलेसीमिया, पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी, ये सारी वहाँ दे रखी है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आप बेसिकली जैसे GOC1 हो गया, GOC2 हो गया, इसके लिए अपने नोट्स रेफर करिएगा। बट इनऑर्गेनिक का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको आप अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से ही कवर करिएगा। नेम रिएक्शंस के लिए आप एनसीईआरटी पे ही रिलाई करिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, एनसीईआरटी जो आपको कवर करनी, बहुत बच्चे एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं, फ्लो चार्ट्स बना के रखते हैं, माइंड मैप्स। तो अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, आपने पहले से बना रखे हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप इस पर रिलाई करो। और अगर कुछ बच्चों के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आपके पास एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी को यार अभी लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा है कि आप उसके हर एक लाइन के क्वेश्चंस कर लीजिए और डायग्राम्स एंड जो एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट्स अपने साइड से, जैसे कि प्लांट में और ये सारे आपके प्लांट फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं या फिर जो डायग्राम्स दे रखे हैं उनको आप अलग से देख लीजिए, ठीक है। एंड जिनके पास नहीं है ऐसा कुछ, आपको भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है वो रिवाइज़ करना। दूसरा पॉइंट आपको जो करना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है अभी इस टाइम में आप मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना। ये जो रिवीजन करोगे, बाकी चीज़ें अपना सिलेबस रिवाइज करोगे, ये नीट की तैयारी हो रही है, इससे तुम्हारी 70%, 30% अभी भी तुम्हारी प्रिपरेशन होगी मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना। 16 जुलाई तक भी बैठ के मॉक टेस्ट देना, 2 से 5:20 तक। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला तुमसे, जब तुम नीट के पेपर में बैठोगे और बिना झिझक के अपना पेपर सॉल्व कर रहे होगे और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी इंप्रूव हो जाती है मॉक टेस्ट से। बट उसको अच्छे से एनालाइज भी करना, ये नहीं कि मॉक टेस्ट देके छोड़ दिया। थर्ड चीज़, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम बात करते हैं, वो ये कि हमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से आप रिवाइज करोगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें फॉर्मूला शीट्स देखनी है। कुछ कंसेप्ट जो आपके पर्सनल होंगे, हर इंडिविजुअल के अलग होंगे, जो भूल जाते हैं या जिन कंसेप्ट पे क्वेश्चन गलत होते हैं, उनको आप पर्सनली रिवाइज कर लीजिएगा।
बट मेन जो आपका वो होना चाहिए वो फार्मूला होना चाहिए कि आपको फार्मूला कैसे यूज़ करना है, फार्मूला याद है कि नहीं, इस पे ध्यान दीजिएगा इस एंड टाइम में, ठीक है। उसके बाद हमें जो फोर्थ चीज़ करनी है, मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया था, PYQs बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। PYQs रेगुलरली, मतलब आप ऐसे कर लो कि एक दिन बैठ के इतने साल का PYQs आपने लगा दिया, अगले दिन इतने साल का लगा दिया, इस तरीके से PYQs तो छोड़ो नहीं, ठीक है। PYQs करो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस 2 से 5-20 वाले टाइम में आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बैठ के सॉल्व कर लो, ठीक है। वो आपका मॉक टेस्ट का भी काम कर देगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड PYQs जो है वो आप देख लोगे। 5 दिन में आप 5 साल के PYQs के पूरे सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो बैठ के, ठीक है। ये आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो जो आपने DPP या फिर जो भी टेस्ट दिए अपने कोचिंग के या जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे, उनके जो क्वेश्चंस आपके गलत होते थे टेस्ट में, मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार पलट लीजिएगा। अगर नहीं भी कर पाते हो तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, इस प्रिपरेशन के टाइम में जब अब तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें पता चलेगा कि किस में क्या पढ़ के रिवाइज़ करना है, तो ऐसा मत करना कि आज पूरा बायो रिवाइज़ कर लिया, डे 2 पे पूरी फिज़िक्स, डे 2 पे केमिस्ट्री, तो इस तरीके से मत शेड्यूल करना चीज़ों को। मैं सजेस्ट करूँगी जिस तरीके से मैंने किया था वो बहुत हेल्पफुल था, तुम्हें भी इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर तुम ऐसे करते हो। वो तरीका ये है कि तुम ऐसा करो कि डे 1 को पूरा 11th करो, पूरा 11th यानी बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रखो अपना टारगेट हाई रखोगे तो ज़्यादा अपने आप को ग्राइंड कर पाओगे, ज़्यादा काम ले पाओगे खुद से, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा 70%, 60% 11th उस दिन ख़त्म हो जाए, कुछ बचा रह जाएगा, ठीक है। अगले दिन 12th कर लो, 12th में भी ऐसा हो सकता है 70% हो गया तुम्हारा, क्योंकि 12th सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, ठीक है। तो 70% हो गया, 80% हो गया। अब 11th और 12th में जो चीज़ें तुम्हारी रह गई थी उसको डे 3 में रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी के बचे हुए दिन हैं उसको तुम वापस से एक दिन पूरा 11, एक दिन पूरा 12 करके वापस से चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना। एंड इस टाइम पे जो पढ़ा है वही ध्यान देना, और ख़ास तौर से जो हाई यील्ड्स टॉपिक है उन पे ध्यान देना। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो तुम्हारे वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सॉरी, इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी तुम लोग को यार कि नीट का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अभी भी जो बचा हुआ टाइम है उसमें तुम मॉक टेस्ट को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में उसको सॉल्व करो, पेपर दो बैठ के। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो गो एंड वॉच द वीडियो, वहाँ से तुम्हें ये पता चलेगा कि किस तरीके से हम कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पेपर सॉल्व करें कि हमें कम थ्योरी में भी अपने मार्क्स जो है वो हम ज़्यादा ले आ सकें, ठीक है। ये हो गया पहला। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ वो ये कि कुछ चीज़ें आपको नीट के एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल नहीं करनी है। ये ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जब हम बैठ के एक बार एक्सपीरियंस करते हैं एग्ज़ाम हॉल में तब हमें रियलाइज़ होती हैं। मैं 2 बार नीट के एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुकी हूँ, दोनों बार मैंने ये डिफरेंस नोटिस किया है, पहली बार की गलतियाँ दूसरी बार में हटा के उन पे काम करके। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप मेरा वो वीडियो भी जाके देखिए, डोंट्स ऑफ नीट एग्ज़ाम हॉल, कि नीट एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे तो क्या चीज़ें हैं जो आपके पेपर को रूइन कर सकती हैं, इन स्पाइट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गए थे। तो वो गलतियाँ आप नीट के एग्ज़ाम में मत करना, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड लग जाओ फटाफट से और एकदम फोड़ के आना नीट के एग्ज़ाम में।